नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल। हेल्थ प्लस के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कौर। सर्जरी, जिसका नाम सुनते ही बहुत भयानक तस्वीर हमारे आंखों के आगे आ जाती है। बहुत दिन अस्पताल के चक्कर, बहुत सारा दर्द। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ लें तो बहुत कम समय में और बहुत कम दर्द में और बहुत कम टांकों में अगर कोई सर्जरी हो जाए तो क्या ही बात है। जी हाँ, बात हो रही है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हरविंदर सिंह बाली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक्स अ लॉट। सर, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी ये है क्या है? लेप्रोस्कोपिक, अगर आप नाम देखें, लेप्रो मीन्स एब्डोमेन, पेट, और स्कोपिक मीन देखना, कैमरे से देखना है। हाँ, तो पेट को कैमरे से देखने को इसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। बहुत साल पहले, जैसे 30-40-50 ईयर बैक, ये पहले स्टार्ट हुआ था डायग्नोस्टिक के लिए कि कैमरे में थोड़ा सा छेद एब्डोमेन में, बड़ा इंसिजन की जगह छोटा सा छेद करके देखते थे कि अंदर कोई प्रॉब्लम क्या है। दैट्स कॉल्ड डायग्नोस्टिक, मतलब डायग्नोसिस के लिए कर रहे थे। बट 1987 से पहली गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई थी थ्रू लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो लेप्रोस्कोपी क्या है, ये पेट को छोटे से इंसिजन से आप अंदर देखते हो और उसी से फिर आप ऑपरेट कर देते हो। तो दिस इज कॉल्ड एज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। स्टार्ट तो गॉल ब्लैडर से हुई थी, लेकिन आज आगे बहुत आगे पहुंच गई है। सर, एज अ लेमैन हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी पूरे कार्य प्रणाली होती क्या है। मान लीजिए अगर कोई पेशेंट आता है तो किस तरीके से पूरा उसका एंड तक ट्रीटमेंट चलता है? देखिए मैम, ये है कि सर्जरी तो सेम है। व्हाट आई मीन टू से, जो हमें जो रिजल्ट चाहिए वो यही है कि हमने वो चीज़ निकालनी है। जैसे गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है वो निकालनी है, अपेंडिक्स में प्रॉब्लम है वो निकालनी है, हर्निया है तो हर्निया की सर्जरी करनी है, जैसे या अंतड़ी की स्टोमक की सर्जरी है तो उसको निकालना है। प्रिंसिपल्स तो सेम रहते हैं, लेकिन थोड़ी टेक्निक डिफरेंट हो जाती है। तो हम जैसे स्टार्ट करते हैं, एनेस्थीसिया तो सब पेशेंट्स को देना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस टू बी डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया, पूरा बेहोश करके, बेहोश करने के बाद हम छोटा सा एक इंसिजन देते हैं एब्डोमेन में, छोटा सा एक चीरा दे के, तो उस चीरे को खोल के उसमें थोड़ा हम पहले स्टार्ट में उसमें गैस पुश करते हैं। एक गैस होती है, जैसे मोस्ट लाइकली हम कॉमनली कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, वो जो अंदर का एब्डोमेन है उसमें एक स्पेस मिल जाती है, जगह मिल जाती है ऑपरेट करने की। जैसे आपने गैस अंदर हुआ, कुछ प्रेशर होता है, जैसे 8 से 14 mm तक एब्डोमेन के लिए वो क्रिएट करते हैं। जैसे वो होता है उसके बाद हम कैमरा अंदर डालते हैं। कैमरा डालने से आपके, जैसे आप कैमरा अंदर गए हो और आप स्क्रीन पे देखते हो, स्क्रीन पे देख रहे हो आप, आपको पूरी तस्वीर आ जाती है स्क्रीन पे। तो उसके बाद और 2-3 छेद करके हम छोटे छोटे इंसिजन दे के एब्डोमेन में अपने इंस्ट्रूमेंट घुसाते हैं और उसके बाद हम सर्जरी करते हैं। वी आर लुकिंग एट कैमरा, देखते कैमरे पे हैं मगर सर्जरी अंदर की हो रही है। सो दिस इज, इसको हम बोलते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन। यू आर वर्किंग विद योर हैंड्स, बट आप देख ऐसे नहीं रहे हो, आप स्क्रीन पे देख रहे हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें थोड़ा टाइम लगता है ये चीज़ सीखने में। जैसे गैस अंदर की, आपको स्पेस मिल गई काम करने की, स्पेस मिली, फिर आप इंस्ट्रूमेंट से काम करना स्टार्ट कर देते हो, तो अपने डिजायर रिजल्ट मिलते हैं। सर, इसके कितने प्रकार की ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है? टाइप्स? अब इसको लेप्रोस्कोपी तो एब्डोमेन तक रिस्ट्रिक्टेड है, अब इसको मिनिमल एक्सेस सर्जरी बताते हैं। मिनिमल एक्सेस कि हमारे जो अंदर जाना है, मतलब एब्डोमेन पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, या कोई भी चेस्ट लीजिए, नेक लीजिए, ये सारे अब मिनिमल एक्सेस सर्जरी के अंडर आते हैं। जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुआ पेट के लिए, थोरेस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं चेस्ट के लिए, और मिनिमल एक्सेस सर्जरी हम कर रहे हैं नेक के लिए। हाँ, तो नेक में जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, वैसी कोई प्रॉब्लम है तो नेक में भी हम वही थोड़े छेद करके कैमरे से हम थायराइड ग्लैंड को भी निकाल रहे हैं। तो ऐसे चेस्ट में सेम छोटे छोटे इंसिजन चीरे देके, तो हम अंदर जाके इंस्ट्रूमेंट से लंग की सर्जरी, फूड पाइप की सर्जरी हम इससे कर रहे हैं चेस्ट में, जैसे कॉल्ड थोरेस्कोपिक सर्जरी, और एब्डोमेन में तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सारा बोलते हैं। सर, एक मिथ है कि ये जो सर्जरी है, लेप्रो सर्जरी, ये इतनी सक्सेसफुल नहीं रहती है, ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा रेडिएशंस जो हैं उस वो हार्म कर सकती हैं। क्या ये सच है या
देखिए ऐसा देयर आर नो रेडिएशन, मैंने आपको बोला गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, एवरीबॉडी नोज अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो इसके इफेक्ट्स बिल्कुल ही नेग्लिजिबल बोलिए, ये कोई इसके कोई इतने साइड इफेक्ट्स नहीं होते, इससे कोई रेडिएशन वगैरह का कोई नहीं एक्सपोजर नहीं है इसमें, टोटली जीरो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मिथ है नंबर वन। नंबर टू बोलते हैं कि ये जब सर्जरी करते हैं तो कभी यूजली, जब मोस्टली जैसे मैक्सिमम हम गॉल ब्लैडर की सर्जरी करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमनली परफॉर्म सर्जरी, तो पेशेंट्स यही बोलते हैं नहीं सर तुम चीरे वाली सर्जरी करो क्योंकि वो फिर पत्थर उत्थे ही रह जाना है। नहीं, ये कॉमन ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। देखिए इसमें मैं आपको बताऊं, मिनिमल एक्सेस है तो छोटे छोटे इंसिजन चीरे देने, लेकिन जो अंदर का सीन है ना वो आप ओपन सर्जरी में भी वैसे नहीं दे सकते। अगर इमेजिन कीजिए आप ओपन सर्जरी आप करते हो, एक जगह चीरा लगा के आप वही जगह देखते हो, तो इसमें कैमरा लगा के हम एब्डोमेन का सारा एरिया आराम से देख सकते हैं किस जगह में क्या। इसीलिए मैं बोलता हूँ कुछ केसेस में हम थेरेपेटिक छोड़िए, कोई ट्रीटमेंट नहीं छोड़िए, डायग्नोसिस के लिए जब हमें पता नहीं होता कि डायग्नोसिस है क्या यह चीज़, तो हमें वो सीटी स्कैन करने के बाद भी पता नहीं चलता कि पेशेंट को है क्या, तो इवन डायग्नोसिस के लिए हम जा सकते हैं और डायग्नोस कर सकते हैं उससे कि हाँ भाई क्या है, ये क्या चीज़ है। सो इसका डायग्नोस्टिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। सो एक्सपोजर मैक्सिमम है, एक्सेस जो है मतलब जाने के लिए छोटे छोटे वो कर रहे हैं, मिनिमल एक्सेस, बट एक्सपोजर इज मैक्सिमम। सर जो ट्रेडिशनल हमारी जो सर्जरी होती थी उसमें बहुत लंबा चौड़ा एक कट लगता था, उसके बाद इस सर्जरी और उस सर्जरी में अंतर और क्या एडवांटेज लेकर हम चलते हैं कि ये सर्जरी जो है ज्यादा। इफ यू गो 25 इयर्स बैक, जब मैं स्टूडेंट था, जब हम सर्जरी पढ़ते थे, तो अभी भी स्टार्ट हुई थी इंडिया में, अभी इतनी कॉमन नहीं हुई थी, तो उस टाइम पे हमें ये बोलता था बिग सर्जन मेक बिग इंसिजन, बोलते थे जितना बड़ा सर्जन इतना बड़ा वो चीरा कट लगाएगा, ठीक है, ये कॉमन बोला जाता था। तो बट दैट हैज चेंज नाउ। देखिए जब वो बड़ा सर इंसिजन देते थे बहुत बड़ा, पेशेंट तो पहले 7 दिन बेड से ही नहीं उठता था, फिर उसके बाद 7 दिन के बाद उसको छुट्टी देते थे, फिर घर जाता था, फिर घर 1 महीना लेटा हुआ था। तो जो लेप्रोस्कोपी सर्जरी आप ये छोड़िए, गॉल ब्लैडर अपेंडिक हर्निया की तो अब डे केयर सर्जरी हो रही है। आप सुबह 6 बजे आके एडमिट हो जाइए, सुबह ही 6 बजे आप सर्जरी करके शाम तक आप घर चले जाते हो। तो इसका ये है मतलब ऑपरेटिंग टाइम कम है, अनलेस ये कोई अगर इनएक्सपीरियंस बंदा करता है उसके लिए डिफ़िकल्ट है, ये अंदर से कुछ ऐसे जुड़ी हुई हैं, ये एनाटमी मतलब ऊपर वाले ने ऐसा बनाया गया सिस्टम जो बिल्कुल डिफरेंट है, चीज़ें बड़ी उलट पुलट है, तो उसमें फिर ये हो सकता है कि उसमें फिर ये सर्जरी डिफ़िकल्ट होती है, तो वहाँ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द ओपन सर्जरी। बट एज सच टाइम थोड़ा लगता है, इन एक्सपर्ट हैं बड़ा थोड़ा टाइम लगता है, और आप एक दिन विद इन 4-5 आवर्स यू आर रेडी टू टेक, आप खाना खा सकते हो, जो आपकी जो अंदर की चीज़ें जैसे अंतड़ियाँ वो एक्सपोज नहीं होती बाहर के एनवायरनमेंट को। जैसे हमने अपेंडिक्स की सर्जरी करनी है या गॉल ब्लैडर की, हम उसी एरिया पे अंदर जाके उसी को एरिया करते। अगर ओपन सर्जरी हो तो वो चीरे में वो आप गॉल ब्लैडर की सर्जरी कर रहे हैं, साथ में अंतड़ियाँ भी बाहर आ रही हैं, तो वो भी एक्सपोज हो जाती हैं। तो ऐसे लेप्रोस्कोपी में ऐसा कुछ नहीं होता है, मिनिमल टाइम लगता है और रिकवरी भी बड़ी फास्ट रहती है। कॉस्मेटिक देखिए आप तो एज ए लेमन वो सिर्फ देखते हैं कि कॉस्मेटिक है, हाँ भाई ये टांके मेरे को 3 ना आए, वो जब भी होता है पेशेंट में कहते हैं सर इसमें कितने टांके आएंगे, ठीक है, बट वो टांके तो एक बात है, वो तो बाद की बात है, लेकिन आप देखिए पहले जल्दी होना, आपके रिसोर्सेज पे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है, शाम तक या दूसरी शाम में 24 आवर के बाद पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है एंड पेशेंट इज अप एंड अप, वो चल फिर सकता है, वो ऐसे हम कोई मनाही नहीं होती, लेटने की कोई ज़रूरत नहीं होती उसमें, ठीक है। और रिटर्न टू वर्क बहुत जल्दी है, अब बड़ी जल्दी बंदा अपने देखिए अब क्या होता है, अब ऐसे देखा जाता है कि अगर आप कोई सर्जरी करने जाता है, अगर उसके आपने महीना उसको बेड पे लिटा दिया, ये चलो महीना नहीं 7-10 दिन, तो वर्क लॉस तो हो ही गई उसका, तो इसमें रिटर्न टू वर्क ज़्यादा है, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी एज सच। सर लेकिन ये जैसे हम गॉल ब्लैडर की बात करें, कुछ ऐसे लोगों से हम मिले हैं जिनका ये क्या मानना है कि जब ओपन सर्जरी होती थी तो उसके बाद गैस्ट्रिक इशू कम होते हैं या कोई और प्रॉब्लम जैसे खट्टा पानी बनना या कुछ, लेकिन लेप्रो में ये इशू क्या ये सच है या ये भी एक मिथ ही है? नहीं ऐसे इश्यूज नहीं है, देखिए इट्स हैज बीन ये, अब आप समझिए कि अब जैसे अब इतने गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुके हैं ना, जो एवोल्यूशन है, जो बॉडी है फिर वो ऐसे ही अडेप्ट कर रही है। अब जो पहले जब हम पेशेंट आते थे, पेशेंट को यूजुअली यही होता था, पेशेंट कोई भी आते थे ऑपरेट करने के बाद बोलते थे
सर क्या खाऊं क्या ना खाऊं, हम ऐसे बोलते थे। तो अब द थिंग्स हैव चेंज्ड। अब पेशेंट को हम ये बोलते हैं कि भाई आप खाओ, जो आपको ठीक नहीं रहेगा आपके लिए वो नहीं खाना। तो मतलब कि गॉल ब्लैडर की जो आप निकालने के बाद अंदर जो डक्ट्स वगैरह हैं, वो ऐसे गॉल ब्लैडर की ना जगह ले लेते हैं। तो वो हम बड़े वो देख रहे हैं, हम बड़ा काम हो रहा है इस पे। हमने एक दो मतलब अपने डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी एस्कॉम में थीसिस भी की इस पे कि गॉल ब्लैडर निकालने के बाद सिम्टम्स का क्या आ रहा है। तो हमने ये देखा तो बड़े कम हो गए हैं सिम्टम्स। जो पुराने होते थे ना कि गैस्ट्रिक इशू आ रहे हैं, खट्टा, जैसे आपने जो भी बोला, ये चीज़ें बड़ी कम हो रही हैं। मे बी दिस इज बिकॉज एवोल्यूशन और ये लेप्रोस्कोपिक इट्स नॉट देयर, बट ये हो रहा है। ये हम लोग कॉमन प्रैक्टिस में डेली देख रहे हैं, और हमने प्रेजेंट भी किया है। सर साइंटिफिक टेक्निक है, नो डाउट कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क फैक्टर तो रहते ही है। तो इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर है और क्या कॉम्प्लिकेशंस आप डे टू डे लाइफ में फेस कर सकते हैं? देखिए, इसमें जो कंट्राइंडिकेशन कुछ ऐसी रहती है कि इफ द पेशेंट इज नॉट फिट फॉर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जैसे पेशेंट को की लंग की या हार्ट की ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे आप गैस पेट के अंदर डालते हो तो इसमें थोड़ा प्रेशर बनता है एब्डोमेन में, तो वो पुश करता है, वो आपके हार्ट को भी पुश करता है, लंग्स को भी पुश करता है। तो अगर किसी की अपनी कैपेसिटी पहले ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, किसी की लंग के इशू है, किसी के हार्ट के इशू है, तो वहाँ लेप्रोस्कोपी गैस अंदर रखना वो नहीं है ठीक पेशेंट के लिए। तो वहाँ वही हम नहीं करते हैं वो। इफ़ द पेशेंट इज नॉट फिट फॉर एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू कि उसके हार्ट और लंग कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, तो वहाँ वी डोंट डू दिस सर्जरी। हम ओपन ऑप्शन तो रहता ही है हमारे पास। सर टाइम कितना रहता है, मैक्सिमम रिकवरी टाइम कितना रहेगा? रिकवरी इज वेरी फास्ट एज अगर आप ओपन से दोगे तो रिकवरी बहुत ज़्यादा है, और द पेशेंट को बड़ा ही ये रहता है, पेशेंट अप एंड अबाउट जल्दी से उठ जाता है, अपने मतलब ही चलने फिरने लगता है, और विद इन 5-7 डेज अगर गॉल ब्लैडर या अपेंडिक्स की सर्जरी रखिए तो 5 साल के इज फिट टू डू हिज जॉब, ऐसी बात नहीं। सर पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर है वो क्या क्या रहेगी इसमें? सेम सेम रहती है। अब जो चीरे वाला है उसमें आप देखेंगे चीरा लगा होता है, तो और ड्रेसिंग बहुत बड़ी लगी होती है, और उसकी वजह से जैसे जैसे चेस्ट के नीचे जो बहुत बड़ा चीरा लगा होता था, उसकी वजह से चेस्ट की प्रॉब्लम बड़ी रहती थी पेशेंट में, जैसे लंग इन्फेक्शन होना, खांसी होना, वो चीज़ें बड़ी रहती थी। बट इसके बाद वो चीज़ हमने नहीं देखी है। पेन होता है जैसे पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है पेशेंट में, और उसमें यहाँ ना हुआ यहाँ आगे पीछे हो जाता है। शोल्डर पेन बड़ा कॉमन रहता है इसके बदले, वो इस वजह से कि हम गैस अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, वो डायफ्राम को थोड़ा इरिटेट करती है, उसमें शोल्डर पेन रहता है। बट वो एनाल्जेसिक वगैरह ठीक नहीं, वो ठीक हो जाते हैं इसके साथ ही, एनाल्जेसिक के साथ ठीक रहता है। सर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स या रिसर्च की बात करें कितनी है इस फील्ड में, और गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी स्कीम है कि हर जो बिलो पॉवर्टी लाइन भी है वो इस लेप्रोक से अपने आप को ठीक कर सके? देखिए, अब तो अगर आप देखोगे ना, पहले जो सर्जरी थी इट वाज कन्फाइंड, पता था हमें जब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, ये पता था कि इतनी सर्जरी करना, आई विल बी अ सर्जन। बट आज ऐसा नहीं, यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद एवरीथिंग। हमें अपडेट करना है, अगर नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। अब रोबोट्स आ गए हैं, अब यहाँ भी वी आर ट्राइंग, मतलब श्रीनगर में हम गए थे, एंड जैसे मैं जो आज हमारी एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स की, मैं उसका सेक्रेटरी भी हूँ, तो मैं स्टेट के हर हिस्से में जाता रहता हूँ। तो उन्होंने उस दिन वो कमीशन सेक्रेटरी आए थे, उनसे बात की थी कि हमें रोबोट दिया जाए, हम स्टार्ट करना चाहते हैं, बट रोबोट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इट्स इन करोड्स। तो उन्होंने बोला अभी थोड़ा टाइम दे दिया हमें। तो रोबोट्स तो दिल्ली वगैरह में रोबोट्स आ गए हैं, बट इट्स अ वास्ट कंट्री, और पेशेंट जो आपने जैसे बोला मोस्ट ऑफ पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो आ रहे हैं। देयर इज ऑप्शन फॉर पीपल, वो आके सर्जरियाँ हो रही है रोबोट्स के थ्रू ही, वो हो रही हैं। बट एट द सेम टाइम हम ये ट्राई कर रहे हैं कि गरीब से गरीब को भी ये चांस मिला जाए। इसमें आयुष्मान भारत का बड़ा अच्छा रोल रहा कि वो आयुष्मान भारत की वजह से बहुत से गरीबों को फ़ायदा है। तो ऐसे अगर गरीब पेशेंट हमारे पास आ जाते, एट टाइम्स वी आर नॉट एबल टू हेल्प हिम, कि इन अ सेंस मैं तो सर्जरी चार्जेस फ्री कर दूंगा, बट हॉस्पिटल के चार्जेस तो नर्सिंग होम, आई एम वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर, वहाँ तो उनको देने ही पड़ेंगे किसी भी जगह में ऑपरेट करूँ। तो बट आयुष्मान की भारत की वजह से ये था कि गरीबों को बड़ा फ़ायदा है, तो उनकी वो सर्जरी उससे बड़ी आराम से हो जाती है। सर जाते जाते जैसे कि आप जानते हैं कि अभी भी हमारे कई हिस्सों में ये मिथ है कि नहीं, अगर बड़ा ऑपरेशन हो तो ज्यादा सक्सेसफुल है, छोटा है तो क्या पता कौन सी चीज अंदर रह गई है या प्रॉपरली कोई चीज बाहर आई है या नहीं आई है। जाते जाते हमारे दर्शकों को कोई ऐसा संदेश? मैं जो भी पेशेंट आता है, सबसे पहले मेरे पेशेंट को यही बात होती है, जो उनको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है,
पहले उनको जानकारी दी जाती है, भाई ये एडवांटेज है इस चीज़ के, तो आपको ये फ़ायदे आएंगे। जैसे कोई पॉवर्टी, कोई मजदूर आदमी है जिस उसको अगर आप ओपन सर्जरी करो तो 15-20 दिन तक वो फिर उसी के साथ रहेगा। इसमें एक दिन सर्जरी करके उसको बोलते हैं 3-4 दिन आप आराम करो, उसके बाद अपना टेबल जॉब आप कर सकते हो। तो मजदूर के लिए हो सकता है 10 दिन के बाद ही कैन डू। सिर्फ ये हमें अपने मिथ दूर करना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि छोटा है लेकिन 100% सक्सेस रेट है। ये जो सक्सेस रेट इज गुड और बहुत आगे जा रहा है। हम ऐसी ऐसी चीज़ें कर रही हैं जो पुराने ज़माने में इट वाज अनइमेजिनेबल, कि आप सोच नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। सर, समय की पाबंदी है, आप हमारे शो में आए और हम उम्मीद करेंगे कि दोबारा भी आप इसी तरह यहाँ पर आए और हमें महत्वपूर्ण जानकारी दें। हेल्थ प्लस के एक नए अंक में पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।